ब्रह्मचारी FM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मांग के नियम के अंदर बात करते हैं मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियां। अपन ने बताई थी कि 4 प्रकार की विधियां होती है इसको मापने के लिए। प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि, बिंदु विधि, चाप विधि। इसके अंतर्गत मैंने प्रतिशत विधि और कुल व्यय विधि को आप बता दिया था, टोटल परसेंटेज मेथड एंड टोटल आउटले मेथड बता दिया था आपको। अगली बात करते हैं अपन बिंदु विधि के बारे में। देखिए, जब वस्तु के मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, जब वस्तु के मूल्य में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त रहता है। आई रिपीट अगेन, जब वस्तु के मूल्य में बहुत छोटे परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। क्योंकि मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम बिंदु विधि का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं कि मांग की लोच बिंदु विधि पर किस प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो मैंने एक सूत्र दिया आपके सामने, मांग की लोच बराबर मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग अपॉन मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र के ऊपर का भाग। क्लियर? मैंने मांग वक्र को क्या करा है, 2 हिस्सों में बांट दिया, नीचे का भाग और ऊपर का भाग। मांग वक्र पर डिमांड लाइन है, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, बीच में पॉइंट कर दिया, तो मैंने लिख दिया नीचे का भाग डिवाइडेड बाय ऊपर का भाग। और आपके लिए मैं एक डायग्राम लेके आता हूं। देखिए, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि OX पर मात्रा दिखाई है और OA पर मूल्य दिखाया है, OY पर मूल्य दिखाया है, OX पर मैंने मात्रा दिखाई है, राइट। और मैंने एक डिमांड लाइन खींच दी है A से लेकर B तक के लिए, दिख रही हो आपको स्क्रीन में, ठीक है, राइट है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो बीच का पॉइंट है P, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 है, P को मैंने बेस बना लिया। और उसके बाद मैंने इस सूत्र के आधार पर अपना काम करना स्टार्ट किया। देखिए, मैं बताता हूं आपको कि जो रेखा चित्र है AB मांग वक्र, इसके B बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। मान लीजिए, तो मैंने सूत्र क्या बताया था, P बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो मैंने सूत्र बताया था मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग और मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग। अब मुझे ज्ञात करनी है मांग की लोच P बिंदु पर, तो मेरा सूत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ P बराबर PB का मतलब क्या हो गया, अपॉन PA। PB मतलब क्या हो गया, मांग वक्र के नीचे का भाग PB, और मांग वक्र के ऊपर का भाग क्या हो गया, PA। यहाँ पर PB और PA है, तो मांग वक्र की लोच दोनों बराबर है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, मांग वक्र की मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे P1 पर मांग की लोच याद करनी है, P1 पर मांग की लोच याद करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू क्या होगा, P1B अपॉन मांग वक्र के नीचे का भाग हो गया मांग वक्र के ऊपर का भाग P1, हाँ राइट, P1A, तो P1B अपॉन P1A। यहां पर P1B इज लेस देन P1A, अतः मांग की लोच इकाई से कम होगी। समझ रहे हैं आप, P1B अपॉन P1A, यहां पर P1B P1A से कम है, अतः मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसी तरह यदि मैं P3 पर मांग की लोच याद करना चाहता हूं, तो देखिए
वही बात, मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग और मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर P3 पर मांग की लोच याद करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू P3B, P3B नीचे B दिख रहा है आपको, और P3A, P3B नीचे का भाग है और P3A ऊपर का भाग है। तो यहां पर P3B इज लेस देन P3A। यहां पर कौन सा ज्यादा है, P3B P3A से कम है, अतः यहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। एक मिनट, मैंने आपको बताया था, रिपीट अगेन कि P3B यहां पर क्या, P3B ज्यादा है, देखो P3B और P3A तो बहुत कम है, P3B ज्यादा है, तो P3B ज्यादा है और P3A कम है, बुक के अंदर गलत रखा है, तो यहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। और यदि हमें P4 पर मांग की लोच याद करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू P4B अपॉन P4A, P4B अपॉन P4A, तो यहाँ पर P4A मांग की लोच शून्य होगी, स्ट्रेट लाइन आ गई है। अतः किसी भी धनात्मक संख्या में शून्य का भाग देने पर भागफल अनंत आता है, इसलिए P4 पर मांग की लोच अनंत होगी। यदि हम P2 पर मांग की लोच याद करते हैं, P2 पर, समझ रहे हैं आप, नीचे आ जाओ, P2 पर मांग की लोच याद करनी है तो क्या निकालूंगा मैं, P2B अपॉन P2A। यहाँ पर P2B शून्य है, 0 है, अतः यहाँ किसी भी धनात्मक संख्या का भाग देने पर शून्य ही आएगा, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच क्या है, शून्य है। मांग वक्र का नीचे का भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपर का भाग, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अपन बात करते हैं अब अगली, चाप विधि, द आर्क मेथड। जब वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं, तब मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग वक्र के एक भाग चाप की लोच ज्ञात करना उपयुक्त होता है। मांग की चाप लोच मापते समय मूल्य एवं मांग की मात्रा दोनों के मध्य बिंदु लेकर मांग की लोच इस बिंदु के मध्य मापी जाती है। मांग की चाप लोच को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। आपके सामने सूत्र है, Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की लोच और Q तथा Q1 परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद की मात्रा, P प्लस P1 परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद के मूल्य है। सूत्र को और छोटा करेंगे तो हम इस प्रकार ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस अपॉन बराबर चेंज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई P प्लस P1 अपॉन डेल्टा P। इसको ओवर फिल्टर में कर सकता हूं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q1। यहाँ पर डेल्टा Q मतलब मात्रा में परिवर्तन है तथा डेल्टा P मतलब मूल्य में परिवर्तन है। तो अंत में जो फार्मूला निकल के आता है वो निकल के ये आता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q1। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं, इसको आप समझने की कोशिश करना कि चाप लोच विधि को मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 20 रुपए है
₹20 प्रति इकाई है, प्रारंभिक मूल्य है, प्राइस ₹20 प्रति इकाई होने पर इसकी कितनी मांगी जा रही है? 120 इकाइयों की मांग की जा रही है। यदि इसका मूल्य घटकर ₹15, अब मूल्य कितना, पहले मूल्य कितना था? ₹20, मूल्य कितना हो गया? 15, घट जाए तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा 200 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 120 थी, अब कितनी हो गई? 200 हो जाएगी। तो चाप विधि के अनुसार मांग की लोच को ज्ञात करें। सिंपल सा फार्मूला लगा दो इसके अंदर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, और डेल्टा मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो देख लो, क्वांटिटी कितनी थी पहले, बताओ मुझे। क्वांटिटी थी पहले 120, अब कितनी हो गई है? 200। चेंज कितना हो गया बताओ? 120 माइनस 200 बराबर -80। माइनस ध्यान नहीं देंगे हम, है ना, -80, राइट। ये तो बात हो गया। और प्राइस में क्या चेंज हुआ? डेल्टा पी था ना, तो प्राइस में चेंज हुआ, पहले कितने थी? ₹20, अब कितने हो गए? ₹15, तो 5 हो गई इसके अंदर। तो 80/5 इंटू पी प्लस P1, प्राइस प्लस प्राइस 1। प्राइस अब कितनी हो गई है? 20 प्लस प्राइस 1 जो थी पहले 15, 15 प्लस 20 अपॉन कितना? क्यू 120 थी, और अब कितनी हो गई है? 200, राइट। पी का मतलब पहले वाले प्राइस, पी मतलब वर्तमान वाले प्राइस, क्यू मतलब पहले वाली क्वांटिटी, Q1 मतलब वर्तमान वाली क्वांटिटी। तो जो निकल के आ रहा है मेरे सामने, 80/5 इंटू 20 प्लस 15 अपॉन 120 प्लस 200। 80 में मैंने 5 का भाग दिया है, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 30 -16 इंटू 20 प्लस 15 को मैंने जोड़ दिया तो 35 हो गए, और 120 प्लस 200 को मैंने जोड़ दिया तो 320 हो गए। तब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आ रहा है -1.75। सॉल्यूशन के बाद क्या आ रहा है? 1.75, और ये इकाई से ज्यादा हो गया। माइनस को मैं ध्यान नहीं दे रहा, तो ये इकाई से ज्यादा हो गया। एक से ज्यादा ना, इकाई मतलब एक से ज्यादा। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर? मांग की लोच इकाई से अधिक है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा। समझ में आया ना? और अपन आप बात करते हैं कल। थैंक यू।